हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम थेरेपी 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन वायरिंग से संबंधित पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। कल जो क्वेश्चन हुआ था 40 तक हुआ था, आज हम 41 से स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ द कंड्यूट पाइप आर इसे स्पेसिफाइड। कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? जो वायरिंग में पाइप बैठाए जाते हैं, डक्ट वायरिंग जिसको दीवार खोद के बैठाते हैं, उस वायरिंग की बात कर रहा है। उसमें कंड्यूट बिछाया पाइप बिछाए जाते हैं। और जो कंड्यूट पाइप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक पीवीसी का होता है और एक गैल्वेनाइज आयरन का होता है। तो उसको हम कैसे मापते हैं? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए लेंथ इन मीटर, ऑप्शन बी वॉल का थिकनेस इन mm, वॉल मतलब दीवार होता है, ऑप्शन सी इनर डायमीटर इन mm, ऑप्शन डी आउटर डायमीटर इन mm। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर रिलायबल फ्यूज। पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? पुनः तार बांधने फ्यूज जैसे कि किट कैट फ्यूज आते हैं, जिस अगर वो फ्यूज उड़ जाए, वहाँ का जो तार रहता है वो ख़राब हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उस तार को फिर ना बांध देते हैं। तो उस तार को हम रिवायरेबल फ्यूज बोलते हैं। ठीक, तो इसका फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है? रिवायरेबल फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.4 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और अगर 1.4 ना ऑप्शन मिले, 1.5 भी मिले या 1.6 भी मिले, यह भी सही होगा। ठीक है, अगर कहीं पे, अगर यहाँ पे HRC फ्यूज की बात की जाए तो उसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है? 1.1 होता है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन का आंसर है 1.4 है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अंडर राइटर इन नॉट फॉर पेंडेंट होल्डर नॉट। पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का क्या उद्देश्य है? जो पेंडेंट होल्डर होते हैं, लटकाने वाले होल्डर होते हैं, जब उसमें हम कनेक्शन करते हैं तो उस होल्डर कनेक्शन करते हुए हम तार को जहाँ से होल आता है वहाँ पे तार को हम क्या करते हैं, एक गांठ लगा देते हैं। एक गांठ लगाने से क्या उद्देश्य होता है कि जब होल्डर, जैसे कि हम होल्डर उसमें बल्ब में फंसा देते हैं, सॉरी उस होल्डर में बल्ब को हम जब फंसा देते हैं तो बल्ब का जो वेट होता है ना, उस वेल्डर के कनेक्शन जो तार जुड़े रहते हैं कनेक्शन पॉइंट पे लोड डालता है, जिससे कनेक्शन पॉइंट टूटने का खतरा रहता है। तो हम क्या करते हैं, गांठ लगा देते हैं। तो इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए ढीले संयोजन से बचाव, ऑप्शन बी यांत्रिक शक्ति में वृद्धि, ऑप्शन सी अत्यधिक कैप दबाव को रोकना, ऑप्शन डी सामान के टर्मिनलों में तनाव कम करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है। जब हम गांठ लगा देंगे तो टर्मिनल में दबाव कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, फ्यूज कौन से प्रकार का है? ये फ्यूज बनाया है, यहाँ से फ्यूज को देख सकते हैं इसका कि ये फ्यूज जला है कि नहीं जला है, यहाँ से दिखता है वो। तो फ्यूज कौन सा है, चलते हैं ऑप्शन की ओर। चाकूधार कार्ट्रिज फ्यूज, ऑप्शन बी हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ऑप्शन सी फेरुल कॉन्टैक्ट कार्ट्रिज फ्यूज, ऑप्शन डी की ओर चलते हैं डाई स्क्रू टाइप कार्ट्रिज फ्यूज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम बोल सकते हैं HRC फ्यूज, FUSE, HRC फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरी। विद्युत सामग्री का नाम क्या है? जो होल्डर बनाया है कौन सा होल्डर है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ब्रैकेट होल्डर,
ऑप्शन बी एडिसन स्क्रू प्रकार का होल्डर, ऑप्शन सी एंगल स्वेल लैंप होल्डर, ऑप्शन डी गोलियत एडिसन स्क्रू होल्डर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, एडिसन स्क्रू प्रकार का होल्डर है ये एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको ढंग से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ यूज इन वायरिंग सर्किट? वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है? एक देखिए यहाँ पे बनाया है, एक प्रतीक बनाया है ये, ठीक है ना। इसका पूछ रहा है कि ये प्रतीक किस चीज़ में दर्शाते हैं। ऑप्शन की ओर चलते हैं। लिंक, ऑप्शन बी फ्यूज, ऑप्शन सी पुल स्विच, ऑप्शन डी प्लग एंड सॉकेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लग एंड सॉकेट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्टेड बाई द एल सीरीज एमसीबी? एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए मोटर, ऑप्शन बी गीजर, ऑप्शन सी हैंड टूल्स, ऑप्शन डी एयर कंडीशनर। वातानुकूलन मतलब जिसको एसी बोलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गीजर। गीजर को एल टाइप एमसीबी द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज इन सर्किट? किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं? देखिए यहाँ पे एक सर्किट बनाया है, थोड़ा सा चित्र को हम छोटा करते हैं। देखिए यहाँ पे एक चित्र, ये किसका है? लैंप का सिंबल है। यहाँ यहाँ स्विच लगाया है कि यहाँ पे जो है टू वे स्विच, टू वे मतलब दो रास्ते वाले स्विच हैं जिसको हम दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। दो स्विच लगाया है, यहाँ पे 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई दिया है, ठीक। तो ये जो है जीने की वायरिंग बोलते हैं इसको। जीने की वायरिंग जो सीढ़ी वायरिंग होती है वहाँ का ये सर्किट डायग्राम बनाया है, ठीक। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए वन वे स्विच, ऑप्शन बी टू वे स्विच, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट स्विच, ऑप्शन डी मल्टीपल पोजीशन स्विच। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा? टू वे स्विच। कभी कभी ये वायरिंग बना के पूछता है ये कौन सी वायरिंग है, ठीक है। ये सीढ़ी वायरिंग या जीने की वायरिंग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लो करंट रेटेड केबल यूज टू कनेक्ट हायर करंट लोड? कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए, जिसे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई 5 एम्पियर की केबल है और उस केबल को हम जहाँ पे 32 एम्पियर का लोड है वहाँ पे अगर हम जोड़ दें तब क्या होगा? ऑप्शन की ओर चलते हैं। वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज, ऑप्शन बी लोड करेंट इंक्रीज, ऑप्शन सी वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज, ऑप्शन डी केबल डैमेज ड्यू टू हीट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है। केबल क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा हीट के कारण। क्यों हीट के कारण? क्योंकि हीट का एक फार्मूला होता है H = I² × RT। ये हीट का एक फार्मूला होता है। H मतलब हीट हो गया, I करंट हो गया, R यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, T यहाँ पे टाइम हो गया। कितने टाइम तक कितनी धारा उस सर्किट में से जा रही है या उस केबल में से जा रही है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिसके कारण केबल क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंड्यूट एसेसरी? कंड्यूट सामग्री का क्या नाम है?
ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए सॉलिड बैंड, ऑप्शन बी सॉलिड एल्बो, ऑप्शन सी इंसेप्शन बैंड, इंस्पेक्शन बैंड, ऑप्शन डी इंस्पेक्शन एल्बो। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंस्पेक्शन बैंड, निरीक्षण बैंड। ये जो बैंड बनाया है ना, एग्जाम में इतनी बार इसको पूछ चुका है कि हम बता नहीं सकते, इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। हाउ मेनी टू वे स्विच विथ इंटरमीडिएट स्विच आर यूज टू कंट्रोल वन लैम्प फॉर 3 डिफरेंट पैलेस। मध्यवर्ती स्विच के साथ, कहने का तात्पर्य है इंटरमीडिएट स्विच के साथ कितने 2 वे स्विच एक लैम्प को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक लैंप है और उसमें एक इंटरमीडिएट स्विच लगा है, ठीक, और 3 अलग अलग स्थानों से कंट्रोल करना है, मतलब 3 जगह से उस लैंप को कंट्रोल करना है, तो कितने 2 वे स्विच की आवश्यकता होगी। इसका मैं डायग्राम थोड़ा सा बना दूं। इसका डायग्राम होता है ऐसे, देखिए, एक हो गया ये लैंप हो गया, इसको हम न्यूट्रल सप्लाई दे दिए, ठीक। इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मिनट, ये एक हो गया 2 वे स्विच, एक हो गया इंटरमीडिएट स्विच, एक हो गया 2 वे स्विच, मतलब 2 2 वे स्विच लगेंगे और एक इंटरमीडिएट स्विच लगेगा। इसके लिए बीच वाला से हम कनेक्शन करते हैं ऐसे। अब यहाँ से जो फेज रहती है सप्लाई इसमें चली जाती है। ये एक 2 वे स्विच हो गया, एक ये इंटरमीडिएट स्विच हो गया और ये 2 वे स्विच हो गया। 2 2 वे स्विच और एक इंटरमीडिएट स्विच लगते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है 2 वे स्विच का, तो 2 2 वे स्विच हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यहीं पे दे दिया है ऑप्शन बी। तो सी हमें देखने या डी देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे 2 वे स्विच की बात कर रहा है, 2 2 वे स्विच हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कंसील्ड वायरिंग। कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है। कंसील्ड वायरिंग उसको बोलते हैं जो दीवार के अंदर बिठाई जाती है, उसको कंसील्ड वायरिंग बोलते हैं। दीवार खोद के उसके अंदर हम पाइप बिछा के वायरिंग करते हैं, उस वायरिंग की बात कर रहा है। ऑप्शन ए ईजी टू मेंटेन, ऑप्शन बी लेस वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन सी हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चराइजर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है। मॉइस्चराइजर नमी उमी से सुरक्षा होता है, आग से सुरक्षा होता है, लेकिन मेंटेन करने में महंगा होता है क्योंकि उस वायरिंग डालने या खोलने में दिक्कत होती है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम। आरेख का क्या नाम है। अभी मैं पीछे क्वेश्चन बता चुका हूँ, इसको क्या बोलते हैं, जीने की वायरिंग। जीने की वायरिंग है, इसका जो नाम है। देखिए वायरिंग 3-4 प्रकार के होते हैं। वायरिंग कोई भी जब करते हैं तो प्रकार वहाँ पे 4 होते हैं। एक होता है इंस्टॉलेशन प्लान, एक होता है लेआउट डायग्राम, एक होता है वायरिंग डायग्राम, एक होता है सर्किट डायग्राम। तो अभी जो कनेक्शन है ये सर्किट डायग्राम का, एक सर्किट बनाया है ना यहाँ पे। वायरिंग तो है, जीने की वायरिंग है, लेकिन वायरिंग का प्रकार क्या है, ये सर्किट है। सर्किट हमें कैसे जोड़ना है वहाँ पे, 2 वे स्विच को हमें कैसे जोड़ेंगे, लैम्प को कैसे जोड़ेंगे, ये होता है सर्किट डायग्राम। इंस्टॉलेशन जो डायग्राम होता है, योजना, ये होता है कि उसमें कितना मटेरियल लगेगा, यहाँ पे क्या क्या लगाना है, ये चीज़ होता है। और लेआउट डायग्राम क्या है कि हमें कौन सी चीज़, मतलब कौन सा बल्ब कहाँ लगाना है, कौन सा सॉकेट कहाँ पे लगाना है, उसको हम लेआउट अंतर्गत के आते हैं। वायरिंग डायग्राम में पूरा टोटल सामान कितने लगेंगे, यहाँ पे कितने केबल लगेगा, कितने यहाँ पे स्विच लगेंगे, ये सब होता है। कोई भी वायरिंग करते हैं 4 प्रकार उसमें डायग्राम होता है। इंस्टॉलेशन डायग्राम, लेआउट डायग्राम, वायरिंग डायग्राम और सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम अभी जो चित्र बनाया है ये सर्किट डायग्राम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज।
HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर पूछ रहा है। इसके बारे में पीछे बता चुका हूँ। जो HRC फ्यूज होता है उसका फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 होता है। देखिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, 5 एम्पियर की कोई फ्यूज, अब 5 एम्पियर की उसमें धारा प्रवाहित हो जाए तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1.0। कहने का तात्पर्य है, ठीक है, उसका फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 होता है। अगर 5 एम्पियर का फ्यूज है उसमें 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाए, मान लीजिए 5 एम्पियर का फ्यूज हो गए, 1 मिनट, एक थोड़ा अच्छे से मैं समझा दे रहा हूँ आप लोग को। फ्यूजिंग फैक्टर, मान लीजिए कोई 5 एम्पियर का फ्यूज है, उसमें 7 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाए तो फ्यूजिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, इसमें भाग कर दीजिए, 1.22 कुछ करीब में आ जाएगा, तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या हो गया, 1.22, जो कि HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.4, 1.5, 1.6 तक भी हो सकता है, उसका ज़्यादा होता है। और जो HRC फ्यूज होते हैं इसका फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 होता है, ये फिक्स होता है, ठीक है। फ्यूजिंग फैक्टर ये समझ गए ना, ये निकालने का तरीका ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। विच टाइप ऑफ रिले कैन बी ऑपरेट बोथ AC एंड DC, किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जा सकता है। 55 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन की ओर चलते हैं, फैरेड रिले, ऑप्शन बी थर्मल रिले, ऑप्शन सी इम्पल्स रिले, ऑप्शन डी ड्राई रिड रिले। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इम्पल्स रिले जो होता है AC DC दोनों में उपयोग करते हैं। इस ऐसे जब क्वेश्चन मिले ना इसको रट जाइए, क्योंकि ये सब सूत्र वाले क्वेश्चन नहीं है, इसको हमें याद रखना ही पड़ेगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेसरी यूज इन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन अप्लायंस, विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। ऑप्शन की ओर चलते हैं, यहाँ पे चित्र बनाया है। ऑप्शन ए है 2 पिन प्लग, ऑप्शन बी 3 पिन प्लग, ऑप्शन सी सीधे प्रवेश के साथ संलग्न संयोजक, ऑप्शन डी फ्लैट कनेक्टर विथ साइड एंट्री। फ्लैट कनेक्टर विथ साइड एंट्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीधे प्रवेश के साथ लव संयोजक। देखिए हीटर आप घर में यूज करते होंगे, या एक प्रेस आता है उसमें ऐसे प्लग लगे रहते हैं। अब तो हीटर में डायरेक्ट कपलिंग आ गया है, लेकिन पहले जो हीटर आते थे ना इस तरह लगते थे चीज। ये जो भाग है ना ये वाला, ये चीनी मिट्टी का होता था, और यहाँ पे एक लोहे की आयरन लगा रहा था जिससे उसको कनेक्ट करने के लिए, और यहीं से सप्लाई न्यूट्रल फेस उसमें प्रवेश करती थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सेसरी सिंबल, सामग्री प्रतीक का नाम क्या है। एक सिंबल बनाया है, इसका प्रतीक पूछ रहा है, इसका नाम क्या है। ऑप्शन की ओर चलते हैं, बेल, ऑप्शन ए बेल पुश स्विच, ऑप्शन बी 2 वे स्विच, ऑप्शन सी 2 ध्रुव 1 वे स्विच, ऑप्शन डी मल्टीपल पोजीशन सिंगल पोल स्विच, सिंगल पोल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, बहु स्थिति एकल स्विच, ध्रुव स्विच ये होगा। इसको भी रट जाइए, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स इन डोमेस्टिक वायरिंग, घरेलू तारों में लचीले तारों का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन की ओर चलते हैं, कंसील्ड वायरिंग, ऑप्शन बी स्थायी वायरिंग, स्थायी, ऑप्शन सी सीलिंग में छेद के माध्यम से केबल चलाएं, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन के लिए हम लचीली तारों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए यहाँ पे दिया है, विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज यूज एबव 100 एम्पियर करंट रेटिंग, किस परिपथ भंजक का उपयोग 100
एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। जैसे ऐसे कोई सर्किट है वो जिसको हम 100 एम्पियर से ऊपर उपयोग करते हैं। ऑप्शन की ओर चलते हैं। MCB सबका फुल फॉर्म दिया है, सबको याद रख लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन ए MCB, ऑप्शन बी ELCB, ऑप्शन सी MCCB, ऑप्शन डी RCCB। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MCCB, बिल्कुल करेक्ट है। MCCB जो होता है ना, ये बड़ा सा होता है, मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर होता है, ये बड़ा होता है। जब इसका उपयोग करते हैं 60 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर से तक भी उपयोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तक भी कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको 100 एम्पियर जहाँ लिखा है ना, वहाँ पे 60 भी लिख सकता है, इसीलिए मैं 60 बता दिया हूँ। इस क्वेश्चन भले ही 100 एम्पियर दिया है, लेकिन कहीं कहीं आपको 60 एम्पियर भी मिलेगा, तो हम MCC भी उपयोग करते हैं। उससे छोटे पे हम MCB उपयोग करते हैं। 60 एम्पियर से जहाँ छोट की बात आ जाए कि कौन सा उपकरण उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे MCB हो जाएगा। और 60 हो या 100 हो, 100 से ऊपर हो, वहाँ पे कौन सा उपकरण उपयोग करते हैं, MCCB। भले इस क्वेश्चन में 100 एम से दे दिया हो, लेकिन कहीं कहीं 60 भी देखने को मिल सकता है, इसीलिए मैं दोनों बता दिया यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये होता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है। जब मोटर चल रही है या कोई भी मटेरियल होता है जिसमें हम झटका लगने का चांस रहते हैं, तो हम ELCB लगा देते हैं। और सबसे मतलब मानो सेफ्टी के लिए सबसे बेस्ट जो माना जाता है RCCB है, जो लेटेस्ट में आते हैं, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये सबसे बेस्ट होता है। सभी लोग अपने घर में RCCB ज़रूर लगवाएं, कि अगर RCCB लगवा रहे हैं तो किसी को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टिन कोटिंग ऑन कॉपर फ्यूज वायर? तांबे की फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। उच्च तापमान सहना, ऑप्शन बी फ्यूजिंग गुणांक में वृद्धि, ऑप्शन सी तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना, ऑप्शन डी यांत्रिक शक्ति में वृद्धि। देखिए, जैसे कि कोई फ्यूज है या ट्रांसफार्मर के पास देखे होंगे, एक फ्यूज लगा रहता है, बहुत पतले तार होते हैं। वो जो तार होता है ना, या तो टीन और लेड का बना रहेगा, या तो अगर कॉपर का वो तार रहेगा तो उसके ऊपर हम देखेंगे ऐसा कॉपर का तार है ना, उसके ऊपर टीन का कोटिंग लेप कर दिया जाता है तार के ऊपर। तार तो पतला ही रहेगा, मतलब ये बनाने में थोड़ा मोट हो गया है, लेकिन बहुत पतले तार रहते हैं, उसके ऊपर टीन की कोटिंग की जाती है। कोटिंग करने का उद्देश्य ये होता है कि जो तार में जो ऑक्सीकरण होता है या कार्बन लग जाते हैं, वो चीज़ वहाँ पे ना लगे, इसलिए तार के ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं। तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं जिनको पता नहीं होता है कि वो चांदी का तार होता है। चांदी का तार नहीं होता है, वो जो तार होता है वो तो कॉपर ही होता है, उसके ऊपर टीन का कोटिंग कर दिया जाता है, जिससे कि उसमें कोई कार्बन ना लगे या कोई उसका ऑक्सीकरण ना हो, इसलिए उसको लगाते हैं। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए उच्च तापमान सहना, ऑप्शन बी फ्यूजिंग गुणांक में वृद्धि, ऑप्शन सी तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना, ऑप्शन डी यांत्रिक शक्ति में वृद्धि। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बस दोस्तों, आज यही क्वेश्चन 60 तक रहेंगे। आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और बाकी दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करिए, तो भी हमें समझ में आए कि मेरी गलती कहाँ पे है। अगर मैं बहुत लोग, जैसे कुछ लोग यहाँ पे कमेंट किए थे आप क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, तो गलत नहीं है। जैसे ये जो निमी का जो ये है ना पैटर्न, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं, तो उसको एनालाइज करके हम लोग क्या करते हैं, उसको सही करते हैं। हाँ, बोलने में कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं, हम उस चीज़ को देख लेते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं कि गलत है ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर डाल के उस चीज़ को सही करिए कि ये यहाँ क्वेश्चन नंबर या 20 का ए गलत है, या 23 का बी गलत है, या 1 का 2 गलत है, तो वैसे डाल करेंगे तो हम उस चीज़ क्वेश्चन जाकर वहाँ तुरंत देख लेंगे ना कि हाँ, मैंने क्वेश्चन अगर गलत कर दिया हो तो उसको सही कर दिया जाएगा। अगर जो बहुत लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन इसमें गलत आ रहे हैं, गलत नहीं आ रहे हैं। जैसे इसका जो निम्मी का क्वेश्चन बैंक है, इसमें बहुत सारे आंसर गलत दे दिया है, वहाँ पे क्वेश्चन सही है लेकिन आंसर गलत है,
तो उस चीज़ को हम सही करके आपके सामने दिखाते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।